जय हिंद सभी को। चलिए कैसे हैं सब लोग। चलिए उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं उसी टॉपिक पे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे हम, खिलजी वंश में, और उसके अभियानों की बात कर रहे थे। उत्तर के अभियान शायद हमने कंप्लीट कर लिए थे, उत्तर के जो उसने अभियान किए थे, उत्तर पश्चिम के अभियानों की बात हमने कर ली थी। और उसके जो दक्षिण के अभियान उसने जो किए थे उनकी बात हमें करनी थी शायद जहाँ तक। और हमने 3-4 उसके अभियानों की बात कर ली थी। दक्षिण में उसने कौन सा पहला अभियान किया था उसकी भी बात हमने कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे के अभियानों की। तो चलिए दक्षिण हेडिंग लगाइएगा खिलजी वंश। मध्यकालीन भारत में हम बात कर रहे हैं किसकी, खिलजी वंश की। चलिए ये दिख रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि शुरुआत में थोड़ी क्लास इधर उधर करने में दिक्कत होती है। चलिए उम्मीद है अब सब बराबर दिख रहा है। और खिलजी वंश में चलिए शुरुआत से चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलने वाली हैं, है ना। इधर उधर जाएंगे तो फिर भटकते ही रह जाएंगे। तो भटकना नहीं है, कोई एक प्लेटफॉर्म आपको पकड़ना है, वहीं से आप जो पढ़ना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, हाँ वहीं से करिएगा। तो चलिए खिलजी वंश में हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी बात कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल कितना होता है, चलिए कोई बताएगा हमें। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है, लगभग 20 साल का। कितना, 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल होता है इसकी। ये सब बातें हम अपनी पहली क्लास में कर चुके हैं, तो चीज़ों को फिर से एक बार करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो हमारे नए साथी आए हैं जुड़ेंगे हमसे, उनको उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको पीछे की क्लासें देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी प्रयास ये रहेगा कि आपको इस क्लास से भी थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएं, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे और इसके हमने बात कर ली थी उत्तर के जो इसने अभियान किया सुल्तान बनने के बाद। और अब हम बात करें इसके दक्षिण अभियानों की। तो हेडिंग लगाइएगा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की बात कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें तो पहले से पता है सबको। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। दक्षिण भारत के अभियान, राइटिंग के लिए तो जब कोई हमारे रिलेशन का देखते हैं तो फ़ोन आ जाता है पहले कि आप ये जो बता रहे हैं ये तो सही है, लेकिन ये राइटिंग का कुछ करिए, है ना, नहीं तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो अब राइटिंग इतना मोटा मार्कर है, हमसे चलता है नहीं। तो चलिए दक्षिण भारत के अभियानों की बात करें तो कुल कितने अभियान किए इसने दक्षिण में। तो याद रखिएगा जो उत्तर पश्चिम में इसने अभियान किए, अपने उत्तर पश्चिम में कुल 6 अभियान किए। और जो इसने दक्षिण में अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत में कितने अभियान किए, तो दक्षिण भारत में भी इसने 6 अभियान किए। और एक चीज़ जरूर याद रखेगा, इसके दक्षिण भारत में जितने भी इसने आक्रमण किए, 6 आक्रमण किए हैं, सबका जो सेनापति होता है, लिख लीजिएगा, सबका सेनापति मलिक काफूर। सबका सेनापति कौन होगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर की बात, सॉरी मलिक काफूर, है ना, इसका सेनापति होता है दक्षिण अभियानों की। मलिक काफूर के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे एक नंबर का तो पूछा जाने वाला है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो जिस पेपर में हमने अपने जीवन का पहला पेपर दिया था और उसी में ये क्वेश्चन आया था, है ना, और हमसे गलत हुआ, तभी से फिर ये टारगेट में है हमारे, है ना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। तो मलिक काफूर कौन था, नुसरत खान ने इसको खरीदा था, याद रखिए। ट्राम्बे नामक स्थान से गुजरात में खंभात की खाड़ी में 1000 दिनारी में नुसरत खां अलाउद्दीन का सेनापति होता है। गुजरात अभियान में उसी ने खरीदा था। वापस आते वक्त हिंदू हिजड़ा होता है मलिक काफूर, है ना, जो एक दास के रूप में बेचा जाता है मलिक काफूर। तो नुसरत खां इसको खरीद लेता है। 1000 दिनारी भी इसको बोलते हैं। 1000 दिनारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनसे याद रखेगा। और उसके बाद बात करने वाले हैं दक्षिण अभियानों की। तो चलिए लास्ट बात हमने की थी वारंगल अभियान की, है ना। पहला आक्रमण दक्षिण भारत पर वारंगल होता है। देखिए कहीं कहीं पर देवगिरी भी मिलेगा आपको कि पहला आक्रमण देवगिरी पर किया, लेकिन देवगिरी 1307 या 8 ईस्वी के मध्य ये आक्रमण करता है देवगिरी पर। लेकिन उसके पहले वारंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने बात की थी वारंगल अभियान, है ना, हेडिंग लगाइएगा वारंगल अभियान, क्योंकि वारंगल में 1303 इसकी
1303 या 4 ईस्वी में आक्रमण करते हैं यहाँ पर छज्जू खां। छज्जू खां आक्रमण करता है। प्रताप रुद्रदेव शासक होते हैं वारंगल के, है ना, तेलंगाना में है स्थित। अब तेलंगाना तो आपको मैप में दिखेगा नहीं, तो हम जरूर दिखाते हैं ना, लेकिन चलिए छोड़िएगा। ये तेलंगाना है, इधर हमारे ये जो भारत का ये राज्य है, इधर तेलंगाना हमारा मिलेगा नीचे साइड पे, है ना, और इधर ही दक्षिण भारत है। अभी बात करेंगे इसकी, सॉरी, देवगिरी की। तो यहाँ पर 1303 या 4 ईस्वी में छज्जू खां ने आक्रमण किया वारंगल पर, है ना। चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई संचय आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपका संचय दूर कर दिया जाएगा। छज्जू खां ने आक्रमण किया। और वारंगल के शासक कौन होते हैं? वारंगल के शासक होते हैं प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जी, प्रताप रुद्र देव यहाँ के शासक होते हैं। काकतीय वंश के राजा होते हैं, काकतीय वंश के राजा होते हैं प्रताप रुद्र देव जी। और इनको मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव भी कहा है, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। लहर देव भी इनको कहा गया है मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा। छज्जू खां ने आक्रमण किया, 1303 या 4 ईस्वी में पराजित हुआ, है ना। और उसके बाद जब ये पराजित हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। पूरा दक्षिण भारत जीता था मलिक काफूर ने, पूरा दक्षिण भारत। तो 1300 कहा जाता है 9 या 10 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं पर आपको 8 भी मिलेगा इसमें। 9 या 10 ईस्वी के आसपास इसने आक्रमण किया। किसने? मलिक काफूर ने देवगिरी के ऊपर। एक मिनट रुकिएगा जरा सा जी, कहाँ पर? सॉरी, वारंगल के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ पर इसने विजय प्राप्त की। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण किया, है ना। अब प्रताप रुद्रदेव से 3-4 क्वेश्चन हमारे क्या क्या बनेंगे पेपर में। हमारे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा कौन सा शासक जिसने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर खुद को सोने की जंजीरों में कैद कर आत्मसमर्पण किया? तो वो होते हैं प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के शासक तेलंगाना में, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रताप रुद्रदेव से ये बनेगा। दूसरा, गोलकोंडा की खान से जो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है वह प्रताप रुद्रदेव, कहीं कहीं मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, क्योंकि इसको कैद करके दिल्ली ले जाया जाता है। प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर दिल्ली ले जाया जाता है। कहीं कहीं पर मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने शासक वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव अपने हाथों से जो कोहिनूर हीरा होता है अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं। और कहीं कहीं पर मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, है ना। तो ये सब किदवंतियाँ मिलती हैं, इनको याद रखिएगा। और क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किस अभियान से प्राप्त हुआ? तो वारंगल का अभियान होता है ना, सेनापति मलिक काफूर। तो वारंगल अभियान आपको समझ में आया? जो भी चीज़ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो चलिए अब वारंगल के बाद आगे की बात करते हैं, है ना। अब यहीं पे 2 आक्रमण हो गए, है ना। 6 आक्रमण की बात करेंगे तो चीज़ों को समझिएगा। वारंगल पे 2 आक्रमण हो चुके हैं, 2 आक्रमण हो चुके हैं, है ना। एक पहला छज्जू खां और ये। अब चलिए दूसरा डालिएगा, 1 मिनट रुकिए जरा सा। एक मिनट रुकिए। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे आक्रमण की दक्षिण भारत में। तो देवगिरी आक्रमण लिखिएगा, देवगिरी आक्रमण। देवगिरी पर आक्रमण किया कब इसने? 1307 या 8 ईस्वी के मध्य आक्रमण किया। देवगिरी आक्रमण को पहले समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा रुकिएगा चीजें। चलिए आज काफ़ी दिन बाद वापस क्लास हो रही है तो थोड़ा चीज़ें इधर उधर ज़्यादा हो रही हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देवगिरी आक्रमण की बात करते हैं 1307-8 ईस्वी में। शासक कौन होता है? रामचंद्र यादव। यादव वंश के शासक होते हैं रामचंद्र यादव। देवगिरी पर सबसे पहले जानेंगे कारण क्या होता है इसका, देवगिरी पर आक्रमण होने के कारण। एक बार पहले भी याद रखिएगा, जब ये सुल्तान नहीं हुआ था तो चंदेरी के युद्ध पर आक्रमण की अनुमति मांगी थी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से और आक्रमण कर दिया था देवगिरी पर। वहाँ पर भी इसने पराजित किया था राजा जो होते हैं वहाँ के रामचंद्र यादव को। और यहाँ पर भी इसने देवगिरी पर आक्रमण किया है मलिक काफूर ने 1307 या 8 ईस्वी में। दक्षिण अभियान जब ये कर रहा था, रामचंद्र देव पराजित होते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं देवगिरी आक्रमण के। 2-3 कारण मिलते हैं। एक एलिसपुर प्रांत होता है, उसका राजस्व जो नहीं देते हैं रामचंद्र यादव। और एक कारण और होता है, कहा जाता है कि जो
इसने सबसे पहला अभियान अपना गुजरात अभियान किया था, उत्तर पश्चिम अभियानों में। नुसरत खां और उलूग खां ने जो अभियान किया था गुजरात के ऊपर। थोड़ा सा वापस चलिएगा, गुजरात अभियान की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं? गुजरात अभियान की बात करते हैं। जब 1299 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, है ना, वहाँ पर जो रायगढ़ बघेल द्वितीय बघेला शासक होते हैं, कौन? रायगढ़ बघेल। और इनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है वहाँ पर? कमला देवी, है ना, पत्नी का नाम कमला देवी। और इनकी पुत्री का नाम क्या मिलता है इन दोनों लोगों की? देवल देवी, है ना। पुत्री का नाम देवल देवी मिलता है। यहाँ पर पहला आक्रमण किया, वहाँ पर कमला देवी बंदी बना ली जाती हैं, लेकिन ये दोनों लोग भागकर शरण कहाँ पर लेते हैं? रामचंद्र यादव के यहाँ देवगिरी में शरण ले लेते हैं। दूसरा कारण इसका ये माना जाता है कि रायगढ़ बघेल को शरण देना, इसके कारण उसने आक्रमण किया। और तीसरा कारण माना जाता है कि कमला देवी की जो पुत्री थी भाई, वो तो इसके पास थी ना, अपने पिताजी के साथ रायगढ़ बघेल के साथ आ गई थी। तो कमला देवी ने भी जिद कर रखी थी कि हमें अपनी पुत्री चाहिए। तो उसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कहाँ पर? देवगिरी पे ऊपर। तो 2-3 कारण होते हैं, कारण समझ में आए देवगिरी पर आक्रमण करने के कारण क्या होते हैं, है ना। धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, प्रयास करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है ना, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। और कोशिश करिए कि आप एक बोर्ड लीजिए और चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काला करेंगे ना पेज, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट होती जाएंगी। खैर इतना तो अभी हमारे पास भी नहीं है कुछ। तो देवगिरी कारण समझ में आया। मलिक काफूर आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र यादव जी और रायगढ़ बघेल के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रामचंद्र यादव फिर से आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामचंद्र यादव और बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बनाकर ये लाए जाते हैं कहाँ पर? रामचंद्र यादव खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली बंदी बनाकर लाए जाते हैं। और कहा जाता है कि इनको राय रायन की उपाधि देता है अलाउद्दीन खिलजी। ये ज़रूर याद रखिएगा कि रामचंद्र यादव को राय रायन की उपाधि किसने दी, है ना। या ये पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र यादव को कौन सी उपाधि दी, तो राय रायन की उपाधि देता है। 1 लाख टंका देता है, सोने का छत्र प्रदान करता है इनको। कुछ समय तो अपने दरबार में भी इनको रखता है रामचंद्र यादव को, क्योंकि पहले भी इसने आक्रमण कर रखा था और वहाँ पर भी इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। और अब यहाँ पर भी इसने, और इनको गुजरात के नौशेरे की जागीर प्रदान की थी, है ना। वहाँ का इनको शासक नियुक्त कर दिया था, गुजरात के नौशेरे की इक्ता कह सकते हैं दे दी थी। तो ये होता है देवगिरी आक्रमण, जो 1307 या 8 ईस्वी के ऊपर होता है ना। समझ में आया? तो चलिए पहला लिखिएगा कारण, है ना। देवगिरी आक्रमण के कारण की बात करते हैं, तो याद रखिएगा पहला कारण लिखिएगा कमला देवी को पुत्री प्राप्त करने की चाह, जो भी हो, है ना, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। पहला कारण एलिसपुर प्रांत की जो एकता प्रणाली न देना। और दूसरा कारण लिखिएगा रायगढ़ बघेल को शरण देना। रायगढ़ बघेल को शरण देना, ये दूसरा कारण माना जाता है, क्योंकि कहाँ पर? इसके आक्रमण का। और तीसरा कारण लिखिएगा एलिसपुर प्रांत की जो हर वर्ष का राजस्व जाता था उसको न देना, राजस्व न देना, इसी कारण आक्रमण होता है, राजस्व न देना। 3 कारण लिख लीजिएगा जल्दी से, है ना। समझ में आ रही चीज़ें, क्योंकि देखिए आज हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि चीज़ों को एक नए तरीके से नए दौर से शुरू किया जाए, है ना। टाइम बेशक लगेगा, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो कारण तीनों समझ में आए। अब चलिए कारण की बात करते हैं। रामचंद्र यादव शासक होते हैं, चलिए लिखिएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव। चलिए ऐसे समझ में आ रहा है ना, देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव यादव वंश के होते हैं। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था उसके ऊपर। और अगला पॉइंट लिखेगा एके का सेनापति, मलिक काफूर। ये बंदी बना लिए जाते हैं, याद रखिएगा।
बंदी बनाए गए, है ना। चीज़ों को कहानी के तौर पे लिखने का कोई मतलब है नहीं कि बड़ा सा पॉइंट लिखें, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। चलिए, रामचंद्र यादव को लिखिएगा। राय रायन की उपाधि प्रदान की या राय रायन की उपाधि दी, है ना, लिखिएगा। राय रायन की उपाधि दी, 1 लाख टंका दिए, है ना, और इनको अपने दरबार में भी रखा। उसके बाद इनको गुजरात की नौशेरे की जागीर भी प्रदान की, तो लिखिएगा। चलिए, हो गया। राय रायन की उपाधि दी, अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। राय रायन की उपाधि दी, अगला लिखेगा। रामचंद्र को 1 लाख टंका, अगला लिखिएगा। स्वर्ण छत्र व गुजरात के नौसारी की एकता प्रदान की, गुजरात के नौसारी की एकता प्रदान की। अगला पॉइंट लिखिएगा। रायगढ़ बघेल को मार दिया, और देवल देवी को दिल्ली लाया गया। देवल देवी को दिल्ली लाया गया। ये आक्रमण भी कंप्लीट हुआ हमारा, है ना, देवगिरी अभियान भी कंप्लीट हुआ पूरा। अब चलिए, देवल देवी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हमने। देवल देवी एक और इसने रणथंभौर अभियान किया था 1301 ईस्वी में, याद होगा। नुसरत खां प्लस उल्लूग खां ने, दोनों लोगों ने मिलकर, तो राजस्थान का प्रथम शाका माना जाता है देवल देवी जी ने। और हमीर देव की भी पुत्री का नाम देवल देवी होता है, जिन्होंने जल जौहर किया था। और इनकी माता रंग देवी जी ने क्या किया था, अग्नि जौहर किया था। इन दोनों घटनाओं को एक साथ होना क्या कहा जाता है, शाका माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम शाका कब, 1301 ईस्वी में, रणथंभौर अभियान में। हमीर देव जी की पत्नी, हमीर देव जी भी उसमें मारे जाते हैं, उनका पूरा वंश वहां पर खत्म हो जाता है, चौहान शासक होते हैं। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब अगला लगाइएगा हेडिंग। चौथा इसका आक्रमण होता है द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी होती है द्वार समुद्र विजय। चलिए, तीसरा लिखेगा। द्वार समुद्र विजय होयसल की राजधानी है, लिखिएगा जल्दी से। चलिए, लिखिएगा द्वार समुद्र विजय। होयसल की राजधानी। आक्रमण कब किया, तो 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। कुछ समझाने और समझने जैसा है नहीं। और लिखिएगा, यहाँ के जो शासक होते हैं वीर भल्लाल द्वितीय, यहाँ के शासक होते हैं होयसल द्वार समुद्र के। चलिए, लिखिएगा। वीर भल्लाल द्वितीय इनके शासक होते हैं, और होयसल वंश के होते हैं। होयसल वंश के शासक होते हैं ये, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है ना। होयसल वंश के शासक होते हैं। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो है अपना आधुनिकता स्वीकार कर ली थी, आधीनता, द्वार समुद्र विजय ये होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट है ना, लिखिएगा मदुरै आक्रमण। ये कंप्लीट हुआ, है ना, 1311 ईस्वी में। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पूछा जाने वाला है तो आपसे द्वार समुद्र का शासक पूछा जाएगा, है ना। होयसल की राजधानी होती है, शासक होते हैं वीर भल्लाल द्वितीय। तो अगला लगाइएगा पांडे या मदुरै विजय। पांडे या मदुरै विजय। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं ना। चलिए, मदुरै के जो शासक होते हैं, मदुरै में क्या क्या होता है भाई, जो मदुरै होता है वहाँ पर आपस में
राज सिंहासन के लिए संघर्ष चलता रहता है। दो भाई होते हैं, वीर पांडे और सुंदर पांडे, दो भाई होते हैं। एक का नाम होता है, ये अपना भाई है वीर पांडे, और इसका एक भाई होता है कौन, सुंदर पांडे। क्या नाम है इसका, सुंदर पांडे। ये दोनों भाई होते हैं। इन दोनों भाइयों के बीच राज सिंहासन के लिए संघर्ष चला करता है। और ये जो वीर पांडे और सुंदर पांडे, इनका नाम मिलता है सुंदर पांडे। इन दोनों लोगों के बीच में युद्धाभ्यास कह सकते हैं, या अपने राज सिंहासन के लिए संघर्ष जारी रहता है। और क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो भाई ये छोटे भाई होते हैं सुंदर पांडे, इनको नहीं मिल पाता है, अपना ताकतवर नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को कॉल कर दिया, फ़ोन मिला दिया भाई, है ना। जियो का सिम होता है फ्री वाला, तब चल रहा होता है। और क्या किया, फ़ोन उठाया, मिला दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास कॉल। ये इधर दिल्ली में अलाउद्दीन बैठा हुआ है ना, मदुरई तमिलनाडु, है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। ये इधर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ भाई, पूरा दिल्ली में बैठा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। इसके पास कॉल कर दिया किसने, सुंदर पांडे ने, है ना। कहानी बताने के पीछे का मतलब जरूर समझिएगा। सुंदर पांडे ने फ़ोन किया किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि भाई साहब आप आ जाइए, इसको मारिए, है ना, और हमें यहाँ का राजा नियुक्त करिए। अब जो भी शर्तें दोनों के बीच में रही हो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मलिक काफूर के पास कॉल किया, है ना। भाई क्या बोला, तुम उधर ही हो और इधर ही चले जाओ, है ना, इन दोनों को निपटा के आओ। इन दोनों के बीच में जो युद्धाभ्यास जो संघर्ष चल रहा है, इसका फायदा उठा के क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया किसने, 1311 ईस्वी में ही आक्रमण करता है यहाँ पर। 1311 ईस्वी में सुंदर पांडे ने आमंत्रित किया, समझ रहे हैं ना, कॉल करने का मतलब सुंदर पांडे ने आमंत्रित किया कहाँ पर, मदुरई के ऊपर आक्रमण करने के लिए। मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया, है ना। ये तो भाग गया भाई, आक्रमण करने के बाद ये भाग गया। जब ये पराजित होने लगा तो ये छोड़ छाड़ कर भाग गया, सुंदर पांडे बचे। और यहाँ पर मदुरई में इतना ज़्यादा धन लूटता है कौन, मलिक काफूर। बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दिल्ली में मदुरई आक्रमण के बाद सोने की नदियाँ बहना प्रारंभ हो गई, इतना ज़्यादा धन वहाँ की जनता के लिए। तो धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण होता है मदुरई आक्रमण। पांडे वंश का शासक होता है मदुरई में। सुंदर पांडे, वीर पांडे दोनों भाई भाई होते हैं। सुंदर पांडे को यहीं पर मार देता है मलिक काफूर, है ना। इनको राजा वाजा नहीं बनाता, इनको मार देता है। लेकिन यहाँ पर जो शासक अपना शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है मलिक काफूर, केवल धन लूट के वापस चला जाता है। क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई शासन नियुक्त करता है यहाँ पर मदुरई में, वीर पांडे आके वापस आक्रमण कर देता है ना। जब इसका पीछा किया, ये भागता गया, मलिक काफूर इसके पीछे भागता गया, है ना। तो इसमें यही होता है कि यहाँ पर इसने शासन स्थापित नहीं कर पाया अपना। और भाई भाई होते हैं। सुंदर पांडे ने आमंत्रित किया था कि पांडे वंश के ऊपर आप आक्रमण करिए मदुरई में, है ना। तो ये होता है मदुरई आक्रमण। धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण होता है मदुरई का। मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। आदेश तो भाई कौन देगा, समझ रहे हैं सभी लोग, अलाउद्दीन खिलजी ही आदेश देगा, है ना। तो मदुरई विजय या पांडे विजय या मदुरई विजय। तो चलिए लिखिएगा, चलिए पॉइंट लिखिएगा। मदुरई में पांडे वंश का शासन था, है ना। पांडे वंश का शासक था। और लिखिएगा शासक वीर पांडे व उसका भाई होता है सुंदर पांडे। दोनों के बीच राज सिंहासन के लिए अपना आपस में लड़ते रहते हैं। और लिखिएगा, ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सुंदर पांडे ने मदुरई के ऊपर आक्रमण करने का न्योता दिया अलाउद्दीन खिलजी को, लिखिएगा, है ना, न्योता दिया। और मलिक काफूर ने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया, 1311 ईस्वी में आक्रमण किया।
तो जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंप्लीट हुआ। अगर कोई चीज़ भाई आपको नहीं समझ में आती है तो ज़रूर बताइएगा, है ना। मदुरई में पांड्य वंश का शासक होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, दक्षिण भारत में धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण मदुरई आक्रमण, सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मदुरई अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं था। ठीक है, मदुरई से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ पे बनने वाला है तो मदुरई के ऊपर आक्रमण करने के लिए किसने न्योता दिया, तो सुंदर पांडे ने। और शासक किसका होता है, तो पांडे वंश का शासक होता है। और उसके बाद यदि आपसे पूछा जाने वाला है तो धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में, तो मदुरई आक्रमण ही होता है। अब इसके बाद एक अंतिम आक्रमण लिखिएगा, और होता है वो देवगिरी पर ही। फिर से एक बार देवगिरी पर आक्रमण होता है ना। बात करते हैं किसकी, अब देवगिरी की। अंतिम आक्रमण है इसका दक्षिण भारत में, मलिक काफूर का। इसके बाद समापन हो जाएगा, उसके बाद हम आगे की बात अगली बार करेंगे, है ना। तो चलिए लिखिएगा, अंतिम है देवगिरी आक्रमण। देवगिरी आक्रमण 1313 ईस्वी में, है ना। आक्रमण करने का कारण क्या होता है, इनके पुत्र होते हैं शंकर देव जी। किसने, शंकर देव यहाँ के पुत्र होते हैं रामचंद्र यादव जी। जब बंदी बन गए वहाँ पर उनको गुजरात की नासेरी की जो इख्तियारी प्रदान की गई, वो वहाँ पर चले गए। और यहाँ पर देवगिरी में शंकर देव के पुत्र रामचंद्र के पुत्र होते हैं शंकर देव। और ये जब शासक बने तो यहाँ पर फिर से इन्होंने भाई वही किया, जो राजस्व जा रहा था वो सब देने से मना कर दिया। फिर मलिक काफूर ने आक्रमण किया। इनको शंकर देव को सिंघन देव भी कहा जाता है, दूसरा नाम इनका। और आक्रमण करता है 1313 ईस्वी में और इनको मार देता है। और यहीं से फिर देवगिरी को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है ना। देवगिरी ये महाराष्ट्र में देवगिरी है हमारा, ये हमारा भारत का ये वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर ये हमारा मदुरई, इधर हमारा मदुरई होगा, इधर तेलंगाना, और ये यहाँ पर हमारा देवगिरी महाराष्ट्र में। ये यहाँ पर देवगिरी यहाँ पर आक्रमण करता है ना। तो शासक होते हैं कौन, शंकर देव। तो चलिए लिखिएगा देवगिरी। चलिए लिखिएगा, शासक कौन होते हैं देवगिरी के, शंकर देव, रामचंद्र के पुत्र। यादव वंश से भी होते हैं शंकर देव यादव। और इनका अन्य नाम एक लिख लीजिएगा, सिंघन देव। शंकर देव को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, इनको नाम है सिंघन देव, इनका अन्य नाम होता है। लिखिएगा, शंकर देव ने विद्रोह कर दिया, है ना। अब अगला इसी में लिखिएगा, मलिक काफूर हुआ, शंकर देव के मध्य युद्ध हुआ, शंकर देव के मध्य युद्ध हुआ, शंकर देव मारे गए। अगला पॉइंट लिखिएगा, शंकर देव मारे गए। उसके बाद लिखिएगा, अब देवगिरी को कितना मतलब
खुद ही जा रहे हैं, है ना। अब आपके अंदर क्षमता नहीं है, सामने वाला इतना बलवान आदमी है, पूरे विश्व भारत पर उसने अपने नाम का डंका बजा रखा है, विजय प्राप्त कर रखी है, फिर भी आप विद्रोह कर रहे हैं, चुपचाप अपना जीवन नहीं जमा रहे। अब अगर विद्रोह न करता तो देवगिरी अभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था ना। तो अब देवगिरी पर भी किसका अधिकार हो जाता है, दिल्ली सल्तनत पर। अब देवगिरी को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। चलिए, देवगिरी आक्रमण भी समाप्त हुआ। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, उन सब की बात आगे करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी को जो अन्य काम थे जिनसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, उन सब की बात हम कल करेंगे। चलिए, अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम देवगिरी के ऊपर। तो देवगिरी से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को कितनी बार लूटा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को कितनी बार लूटा। तो पहला आक्रमण इसने कब किया था, 1296 ईस्वी में। याद है आपको, जब अपने चाचा से चंदेरी की अनुमति मांगी थी और पहुंच गया था देवगिरी, वहां पर आक्रमण किया, पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण 1307 या 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने किया। उसके बाद तीसरा आक्रमण फिर से होता है, जब शासक कौन होते हैं, शंकरदेव, है ना। मलिक काफूर ने आक्रमण किया। तो कुल 3 बार लूटा देवगिरी को। और एक और क्वेश्चन हमारा इससे ये भी बनेगा कि सुल्तान रहते हुए इसने देवगिरी पर कितने बार आक्रमण किया। तो सुल्तान होने के बाद 2 बार आक्रमण किया, और सुल्तान बनने से पूर्व या पहले 1 बार आक्रमण करता है। तो जरूर लिख लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने कुल देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया। चलिए लिखिएगा। देवगिरी को 3 बार लूटा या आक्रमण किया। है ना। तो अगला इसमें लिखिएगा, दो बार सुल्तान बनने के बाद, एक बार सुल्तान बनने से पूर्व। सुल्तान बनने से पूर्व देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो चलिए समाप्त करते हैं क्लास आज यहीं पर। कल इसके अन्य कामों की बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के, लेकिन अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए, कोई भी संशय आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपका संशय दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि चीज़ें देखिए थोड़ा बदलाव चाहते हैं हम भी, धीरे धीरे चीज़ों को समझाना, और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चीज़ें कुछ ना कुछ मिस हो जाती हैं, तो उन सब से हटना है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नई क्लास में मिलेंगे अपनी कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।